जून 1993 मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास झाड़ियों में छोटे बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो कुछ महीने पहले गायब हो गया था। बंटी अकेला नहीं था। 1990 से लेकर 96 के दौरान बंटी जैसे कई बच्चे वेस्टर्न महाराष्ट्र के आसपास से गायब हुए थे और गायब होने के कुछ महीनों बाद उनकी बॉडीज सुनसान इलाकों में पाई गईं। ये बच्चे कौन थे? इनके साथ हुआ क्या था? कौन था इन सारी घटनाओं के पीछे? इन सब के पीछे थी 3 चालाक औरतें, एक माँ अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा गावित सिस्टर्स। 1993 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और वहां उसने अपनी बेटी रेणुका को जन्म दिया। रेणुका के पैदा होते ही उसके पिता, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, उसे और अंजना बाई को छोड़कर फरार हो गए। अंजना बाई को मामूली चोरी चकारी की आदत थी। वो इन चोरियों के सहारे अपना जीवन गुजारा करती थी। थोड़े वक्त के बाद अंजना बाई ने मोहन गावित नाम के इंसान से शादी की। मोहन एक रिटायर्ड सोल्जर था। 1975 में मोहन और अंजना बाई की बेटी सीमा का जन्म हुआ। अंजना बाई की चोरियों के चलते मोहन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ रहा था और इस सब से तंग आकर उसने अंजना बाई को छोड़ देने का फैसला किया। कुछ ही समय में मोहन ने दूसरी शादी कर अपना घर बसा लिया था, लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां मोहन को भूला नहीं पाई थीं। आगे चलकर उससे बदला लेंगे, ऐसे विचार उन्हें आते रहते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में अंजना बाई की चोरियां बढ़ती गईं, क्योंकि उसने अब अपनी बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया था। कई सालों तक ये तीनों महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में मशहूर मंदिरों में जत्रा और त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। जब सब भक्ति में लीन होते हैं, यह माँ बेटी की तिगड़ी दूसरों के कीमती सामान, स्पेशली औरतों से उनके गहने, कुछ इस तरह चुराती कि किसी को भी भनक नहीं पड़ती थी। ऐसे लूटपाट को अंजाम देकर वो तीनों अपना घर चलाती थी। चोरी करना तो इनके लिए एक रूटीन काम था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद इनके पाप का घड़ा कहीं ज्यादा भर गया। 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक टेलर से हुई और फिर उसने अपने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी उसकी चोरियां कम नहीं हुई। एक दिन सन 1990 में रेणुका पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उसे लगा कि इस बार उसे जेल हो जाएगी। इसी टेंशन में उसे एक शातिर ख्याल आया। जब लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए, रेणुका ने उनसे कहा, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई हूँ। भला एक माँ जिसके हाथ में इतना छोटा बच्चा हो, वो चोरी कैसे कर सकती है? इस तरह अपने बेटे का इस्तेमाल कर रेणुका सजा से तो बच गई और उसने लोगों की सिंपैथी भी हासिल कर ली। रेणुका के चेहरे पर शैतानों जैसी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा चोरी भी कर ली और पकड़े जाने से भी बच गई। अपनी माँ और बहन को जब यह बात उसने बताई, इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक साजिश रची। छोटे बच्चों की एक ढाल, डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके चोरी से बच निकलना। उन्होंने अपहरण करना शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वो छोटे बच्चों को किडनैप करने लगी। उनके विक्टिम यूजली 1 से 5 साल के बच्चे होते थे, जिनके माता पिता के पास अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ना ही कोई साधन होते और ना ही वो कंप्लेंट फाइल कर पाते। जहां कंप्लेंट फाइल हो भी जाती तो लैक ऑफ एविडेंस के चलते इस सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। जुलाई 1990 में जब रेणुका ने सतारा से एक भिखारी के बच्चे को अगवा किया, पुणे लाकर उसे संतोष नाम दे दिया गया। संतोष को अपनी ढाल बनाकर न जाने कितनी चोरियों से वह बच निकले। अप्रैल 1991 संतोष कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में लाया गया। यहाँ सीमा एक लेडी का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। इस वक्त संतोष अंजना बाई के पास था और उसने लोगों को ट्रैक करने के लिए संतोष को जोर से गिरा दिया। सबका ध्यान सीमा से हटकर संतोष इस छोटे से बच्चे पे चला गया और सीमा इसी का फायदा उठाकर बच निकली। जब वह संतोष को लेकर मंदिर से निकले, उस 1 साल के बच्चे के रोते हुए बुरी हालत थी, क्योंकि उसे काफी गहरी चोटें आई थीं। अंजना बाई डर गई ये सोच के कि कहीं उसके रोने की आवाज से वो पकड़े न जाएं। पास ही एक इलेक्ट्रिक पोल था। अंजना बाई ने संतोष के सर को उस पोल के अगेंस्ट जोर से तब तक मारा जब तक वो 1 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ धो न बैठा।
इसके बाद उसकी बॉडी को दूर फेंक दिया गया। ऐसा ही दर्दनाक के साथ गौरी का था। जब गौरी रोना बंद नहीं कर रही थी, उस 1.5 साल की बच्ची को इन तीनों ने मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़े एक बैग में भरे और उसके बाद वो लोग उषा टॉकीज पहुंचे, सिनेमा हॉल में, जहां पर जाकर उन्होंने मूवी देखी। इस दौरान वह बैग उन्होंने अपनी सीट के नीचे रखा। उन्होंने वो बैग वहां की लेडीज रूम में छोड़ दिया। संतोष और गौरी के अलावा उन्होंने कई बच्चों को बेरहमी से मार के उनकी बॉडी से पीछा छुड़ा लिया। 3 औरतें बच्चों को अलग अलग तरीकों से मारती और किरण उनकी बॉडीज डिस्पोज ऑफ करने में सहायता करता। सन 1990 से 1996 के दौरान इन चारों ने ऐसे करीब 40 बच्चों का अपहरण किया। 40, एक के बाद एक घिनौने अपराध के बाद एक अपराध ऐसा हुआ जिसने इनके सारे काले चिट्ठे एक्सपोज कर दिए। अक्टूबर 1996 मोहन कविता और उसकी दूसरी बीवी प्रतिमा ने उनकी 9 साल की बेटी क्रांति के गुमशुदा होने की एफआईआर नासिक में दर्ज कराई और उनका शक अंजना बाई और उनकी बेटियों पर था, क्योंकि वो जानती थी कि तीनों उसके परिवार से नफरत करते थे। इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनते ही अंजना बाई, रेणुका और सीमा और किरण अंडरग्राउंड हो गए थे। उनके मन में मोहन और प्रतिभा के लिए नफरत और भी बढ़ गई। इस बात का बदला लेने के लिए अब इन्होंने मोहन की छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा। बदले का भूत तो इनके सर पे ऐसे सवार था कि बिना कुछ सोचे समझे वापस शहर में आ गए। और इसी वक्त नवंबर 1996 में पुलिस ने अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद पुलिस ने इनके नासिक के घर पर रेड की तो उन्हें बच्चों के कुछ खिलौनों के साथ बहुत सारे कपड़े मिले जिन पर खून के दाग थे। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पूछताछ के दौरान 3 औरतों ने ऐसी मासूम शक्ल बनाए रखी थी जैसे वह एकदम बेखबर हों। पुलिस ने काफी जोर लगाया। एट लास्ट सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कबूल कर लिया कि उन्होंने मिलकर मोहन और प्रतिभा की बेटी क्रांति का अपहरण और कत्ल किया और उसकी बॉडी पुणे में एक गन्ने के खेत में दफना दी। सीमा ने यह भी एक्सेप्ट किया कि यह सब उसकी मां अंजना बाई के कहने पर किया गया था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी इन चारों के पिछले अपराधों की जांच पड़ताल में लग गई, क्योंकि जो कपड़े उनके घर से बरामद हुए थे वो सब अलग अलग साइज के थे। इससे यह तो साबित हो गया था कि उनके कई सारे विक्टिम थे। दूसरी ओर केस में एक टर्निंग पॉइंट था। सजा के डर से किरण सिंधे ने नासिक कोर्ट के केस में अप्रूवल की एक गवाह बनने की अर्जी पेश की। उसने अपनी पत्नी, सास और साली की हर करतूत से पर्दा उठा दिया और पुलिस को डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, जैसे घटनाओं के टाइमलाइन और तीनों की किए हुए चोरी, अपहरण और खून के किस्से। किरण ने पुलिस को उन जगहों की भी जानकारी दी जहां बच्चों की बॉडीज डिस्पोज की गई थी। किरण के सहयोग के कारण उसे कोर्ट से माफी मिल गई। साल 1997 कार्रवाई के बीच कस्टडी में अंजना बाई की बीमारी के कारण मौत हो गई। इस समय तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जब ट्रायल शुरू हुआ, किरण के अलावा 150 गवाहों के स्टेटमेंट से प्रोसिक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। जून 2001 कोल्हापुर सेशन कोर्ट फाउंड रेणुका एंड सीमा गिल्टी ऑफ 13 किडनैपिंग एंड 6 मर्डर्स ऑन ग्राउंड ऑफ द अवेलेबल एविडेंस और इसी कारण दोनों बहनों को सजाए मौत सुनाई गई। 2004 में उनकी डेथ स्टेटस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अप्रूव किया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों की अर्जी ठुकराते हुए सजा को कायम रखा। इसके बाद सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में अपनी मर्जी से पिटीशन फाइल की और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद 2014 में प्रेसिडेंट ने भी इनकी मंजूर करने से इनकार कर दिया। गावित सिस्टर्स ने अपने लॉयर की मदद से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक विचित्र रिक्वेस्ट की, वो ये कि उनकी फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनका कहना था कि इतने सालों तक प्रेसिडेंट के जवाब का इंतजार करते करते उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो हर दिन मौत के डर में जी रही थी। 18 जनवरी 2022 के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब मिलने में देरी से उन पर हुए मानसिक अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उनकी अर्जी स्वीकार की। तो उसी के उज्जवल निगम ने एक बार कहा था, वे लिमिटेड पीरियड ऑफ कॉलिंग। उन दोनों को ठीक से याद नहीं था
कि उन्होंने कितने मासूम बच्चों को मार दिया था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने न जाने कितने निर्दोष बच्चों को मौत के घाट उतारने से पहले सोचा भी नहीं, और ना ही कभी उनकी शक्लों पर पछतावे की कोई शिकन दिखाई दी। आप इस केस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई केस जो आप सुनना चाहते हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।